नमस्कार दोस्तों, उड़ान IAS एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रवि गोयल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, सीजी टेट का एग्जाम 18 सितंबर को होना है। दिन रविवार है, तो 2 ही दिन शेष बच गए हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ मैथ्स के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। पेपर 1 जो कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक की अध्यापन पात्रता हेतु होगा, और पेपर 2 जो कि कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के अध्यापन पात्रता हेतु होगा। दोनों पेपर में मैथ्स का बहुत बड़ा वेटेज है। 30 प्रश्न मैथ्स के पूछे जाएंगे। तो आज के वीडियो में मैथ्स के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जिसमें मैथ्स का जो पेडागॉजी वाला सेक्शन है वहां से भी कुछ प्रश्न मैंने लिए हैं। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए। हमारे द्वारा छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 के लिए एक नया बैच 20 सितंबर से प्रारंभ किया जा रहा है। समय होगा शाम 5:30 बजे से 8:30 बजे तक का। ऑफलाइन भी होगा, ऑनलाइन भी होगा, ये दोनों साथ में चलेगा। जो ऑफलाइन वाले बच्चे होंगे उनको भी प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो दिया जाएगा, प्रत्येक क्लास का। तो ध्यान रखेंगे, बहुत स्पेशल बैच है ये, क्योंकि ऑफलाइन वाले बच्चों को भी हम प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। जो भी क्लासेस रेगुलर ली जाएंगी उसी दिन उस क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो भी प्रोवाइड किया जाएगा, जो ऑफलाइन वाले बच्चे होंगे। और ऑनलाइन वाले बच्चों को तो रिकॉर्डेड वीडियो दिया ही जाता है हमारे द्वारा, लेकिन इस बार ऑफलाइन वाले बच्चों को भी हम रिकॉर्डेड वीडियोस प्रोवाइड करेंगे, जिससे वो अच्छी से अपनी तैयारी को कर सके। इसके अलावा प्रत्येक क्लास का PDF भी प्रोवाइड किया जाएगा, चाहे वो ऑफलाइन वाले बच्चे हो चाहे वो ऑनलाइन वाले बच्चे हो। प्रत्येक क्लास का PDF प्रोवाइड किया जाएगा। संपूर्ण सिलेबस का कवरेज होगा, मतलब सहायक शिक्षक और शिक्षक। एक बार मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, सहायक शिक्षक और शिक्षक के पदों के लिए जो भी सिलेबस है, संपूर्ण सिलेबस का कवरेज होगा। साप्ताहिक टेस्ट का आयोजन होगा, जिससे आपकी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से हो सके। तो ये बैच जो है 20 सितंबर से प्रारंभ होगा। 3 दिन का निःशुल्क डेमो क्लास है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्लासेस देख सकते हैं। 3 क्लासेस के साथ ये बैच आरंभ होगा, जिसमें एक क्लास होगी मैथ्स की, एक होगी हिंदी की और एक होगी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, क्योंकि आपको प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो भी प्रोवाइड किया जा रहा है, जिससे आपकी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से हो सके। इस बैच से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, क्या लिखा हुआ है देखिए। पाई चार्ट 5 विभिन्न PQRS और T में छात्रों की संख्या के प्रतिशत अनुसार वितरण को दर्शाता है। एक पाई चार्ट है, अभी आगे देखेंगे। ये पाई चार्ट क्या कर रहा है, तो 5 विभिन्न PQRS और T में छात्रों की संख्या के प्रतिशत अनुसार वितरण को दर्शाता है। 5 विद्यालय होंगे, मान लीजिए कौन कौन से, PQRS और T। तो इनमें छात्रों की संख्या के प्रतिशत अनुसार वितरण को दर्शाता है। सभी 5 विद्यालय के छात्रों की कुल संख्या 10,500 है। मतलब पांचों विद्यालयों में टोटल अगर मैं बात करूं तो छात्र कितने हैं, 10,500 हैं। पाई आरेख का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। चलिए देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपके सामने है, उससे पहले आप पाई चार्ट देख सकते हैं। पाई चार्ट में आपको इंफॉर्मेशन दी गई है कि अगर मैं बात करूं तो विद्यालय P में 25% विद्यार्थी हैं। किसका 25%? तो आपको बताना चाहूंगा, ये देखिए आपको बोला है कुल मिलाकर पांचों विद्यालय में छात्र कितने हैं, 10,500। इसका मतलब अगर मैं बात करूं इस पूरे पाई चार्ट की वैल्यू कितनी है, 10,500। ये 10,500 क्या बता रहा है, पांचों विद्यालयों में टोटल कितने छात्र हैं, 10,500। अब इस 10,500 का 25% छात्र कहां पे है, विद्यालय P में। इस 10,500 का 16% छात्र विद्यालय Q में है, 12% R में है, 23% S में है और 24% T में है। प्रश्न पढ़ेंगे, प्रश्न क्या बोल रहा है देखिए। विद्यालय R में छात्रों की संख्या
विद्यालय Q और T में मिलाकर छात्रों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है? क्या बोला है? विद्यालय R में छात्रों की कुल संख्या विद्यालय Q और T में मिलाकर छात्रों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है? तो इससे पहले अगर एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपसे पूछूं कि 400 कोई संख्या है, मैं बोला 400 जो है ये 500 का कितना प्रतिशत है? एक सिंपल सा मैंने प्रश्न आपसे पूछा कि 400 जो है ये 500 का कितना प्रतिशत है? 400 कोई संख्या है, ये 500 का कितना प्रतिशत है? जैसे मान लीजिए आपने 9th में 10th में ऐसा कैलकुलेशन भी किया होगा, आपके 500 नंबर में 400 नंबर आते थे, पूर्णांक 500 नंबर का होता था, उसमें 400 नंबर आते थे, तो आप परसेंट कैसे कैलकुलेट करते थे? तो 400 ऊपर 500 नीचे इंटू कितना 100%, ऐसा कैलकुलेशन करते थे आप। तो एक्चुअल में आप क्या निकालते थे कि 400 नंबर जो आप लाए हैं वो 500 का कितना परसेंट है? तो सिंप्लीफाई करने पर आपको यहां से कितना मिलेगा? 80% मिलेगा। मतलब 400 जो है ये 500 का कितना परसेंट है? 80। एक्स मान के भी कर सकते हैं कि 400 जो है 500 का एक्स परसेंट है, वहां से एक्स का वैल्यू निकाल लो। लेकिन इतना लेंदी करने की आवश्यकता नहीं है, सीधे ऐसा करिए। 400 जो है 500 का कितना परसेंट है? तो 500 कहां जाएगा? नीचे आ जाएगा। मैं बोला ये देखिए 84 जो है ये 2 का कितना प्रतिशत है? 84 2 का कितना प्रतिशत है? ऐसा बोल दिया। तो इस बार 84 कहां आएगा? ऊपर, और 2 कहां आएगा? नीचे। मल्टीप्लाइड बाई कितना? 100। ऐसा नहीं कि नीचे हमेशा बड़ा वाला होगा। अगर आपके दिमाग में बैठा है कि नीचे हमेशा बड़ी संख्या होगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। 500 का कितना परसेंट? तो 500 नीचे। 2 का कितना परसेंट? तो 2 नीचे। तो 84 2 का कितना परसेंट है? तो 84 बटा 2 इंटू 100 कट करेंगे यहां से तो कितना आएगा? देखिए 4200% आ जाएगा। उसी प्रकार यहां पे प्रश्न क्या पूछा है? प्रश्न को देखिए, विद्यालय R में छात्रों की संख्या, तो विद्यालय R में छात्रों का प्रतिशत क्या है? 12%। तो विद्यालय R में छात्रों का प्रतिशत क्या है? 12%। विद्यालय Q और T में मिलाकर छात्रों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है? तो विद्यालय Q और T में मिलाकर छात्रों की कुल संख्या कितना है? तो Q और T में मिलाकर देखा जाए तो Q और T में मिलाकर कितना हो जाएगा? 40% हो जाएगा। तो Q और T में मिलाकर विद्यालय में छात्रों का परसेंट कितना है? 40। Q और T में मिलाकर, ये देखिए R में छात्रों का परसेंट कितना है? 12। Q और T में मिलाकर कितना है? 40%। तो बोल क्या रहा है? ये 12%, ये 40% का कितना परसेंट है? सीधे से निकालो। आप इस टोटल का यूज करो ही मत, समझाऊंगा। टोटल का यूज करेंगे तो भी आंसर वही आएगा। मैं टोटल का यूज करता ही नहीं। क्या लिख रहा हूं? देखिए 12 को ऊपर लिख दिया और ये 40 को कहां लिख दिया? नीचे। क्योंकि बोला क्या है? Q और T में मिलाकर छात्रों की कुल संख्या का कितना परसेंट है? तो ये 40 कहां आएगा? नीचे। 12 कहां आएगा? ऊपर। मल्टीप्लाइड बाई कितना? 100%। 0 से 0 कैंसिल, 4 त्रिका 12। ये देखो सीधे कितना मिल गया? 30%। आप बोलेंगे सर इस 10,500 का क्या यूज है? कोई यूज नहीं था इस प्रश्न में। अगर 10,500 नहीं दूंगा तो भी आप आंसर बता देंगे कितना? 30%। 10,500 का यूज करेंगे तो भी 30% आएगा। ये देखिए, आप बोलेंगे सर मैं तो निकालूंगा कि विद्यालय R में छात्र हैं कितने, तो आप विद्यालय R में छात्र कैसे निकालेंगे? तो आप 10,500 का क्या लिखेंगे? 12%। ये देखिए ऐसा निकालते फिर आप। ये विद्यालय R में छात्रों की संख्या हो गई। विद्यालय Q और विद्यालय T में मिलाकर छात्रों की संख्या, तो आप निकालेंगे विद्यालय Q में। तो विद्यालय Q में कैसे निकालेंगे? 10,500 गुणा कितना? 16/100। ये देखिए प्लस 10,500 गुणा 24/100। ये देखिए आप ऐसा कैलकुलेशन करेंगे कि विद्यालय R में छात्रों की संख्या इतनी हो गई, विद्यालय Q में छात्रों की संख्या, विद्यालय T में छात्रों की संख्या। अब मल्टीप्लाइड बाई 100 करके परसेंट निकाल रहे हैं, तो आप देखेंगे तो 10,500 ऊपर वाला और ये 10,500 नीचे से कॉमन आके क्या होगा? कैंसिल। यहां पे 10,500 ऊपर, 10,500 नीचे से कॉमन आएगा, तो ऊपर नीचे 10,500 क्या होगा? कैंसिल। ये 100, ये देखिए ये दोनों 100 कॉमन आएंगे बाहर, 100 बन जाएगा। वो 100 से 100 क्या होगा? कैंसिल।
तो बचेगा आपके पास क्या, तो बचेगा ऊपर में क्या 12, नीचे में क्या बचेगा 16 प्लस 24, ये देखिए यही बचेगा। तो क्या लिखेंगे 12/40 इंटू 100%, यही बचेगा। तो जब एक ही पाई चार्ट में आपस में बोलेगा कौन किसका कितना परसेंट है, अनुपात पूछेगा, तो आपको टोटल वैल्यू का यूज करना ही नहीं है, सीधे आप बोलिए कि विद्यालय आर में छात्रों की संख्या का परसेंट क्या है 12, विद्यालय क्यू और टी में मिला के छात्रों की संख्या का परसेंट क्या है 40, मतलब ये 12 जो है 40 का कितना परसेंट है, 12 40 का कितना परसेंट है, कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। आप अगर निकालेंगे अलग से कि विद्यालय आर में कितने छात्र, विद्यालय क्यू में कितने छात्र, टी में कितने छात्र, फिर आप बोलेंगे आर में छात्रों की संख्या क्यू और टी में मिलाकर छात्रों की संख्या का कितना परसेंट है, सब वही आने वाला है। क्योंकि 10,500 कॉमन निकल के कैंसिल होगा, ये 100 नीचे वाले से कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यही। तो आपको जब भी एक ही पाई चार्ट में अगर दो अलग अलग पाई चार्ट होंगे वहां पे तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा डिटेल में, लेकिन एक ही पाई चार्ट होगा तो कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाता है। क्यों, क्योंकि आप देखेंगे तो टोटल कितना है 10,500, 10,500 का 12%, 10,500 का 16%, 10,500 का 24%, तो 10,500 कहीं ना कहीं कैंसिल हो जाएगा वो। इसी प्रकार अगर अनुपात पूछता तो अनुपात में भी सीधे सीधे लिखते, मैं बोलता ये देखिए मैं प्रश्न क्या बोल रहा हूं, देखिए यहां पे विद्यालय क्यू और विद्यालय आर में छात्रों की संख्या का अनुपात बताओ। मैं बोला विद्यालय क्यू और विद्यालय आर में छात्रों की संख्या का अनुपात बताओ, तो सीधे क्या लिखते 16/12 मतलब कितना 4/3, सीधे ऐसा लिखते आप। 10,500 का कोई काम नहीं है, 10,500 का यूज करेंगे तो क्या आएगा, देखिए विद्यालय क्यू में 10,500 का 16%, ये देखिए विद्यालय आर में 10,500 का 12%, ये देखिए 100 से 100 कैंसिल, 10,500 से 10,500, तो बचेगा 16/12 ही, मतलब कितना 4/3। तो कौन किसका कितना परसेंट है, अनुपात बताओ, तो आपको टोटल वाली वैल्यू का यूज करना ही नहीं है, सीधे अनुपात निकालना है क्यू और आर का, तो 16/12 4/3। यहां पे पूछा था कौन किसका कितना परसेंट है, तो आपने बोला विद्यालय आर में छात्रों की संख्या 12%, क्यू और टी में मिला के 40%, तो 12/40 इंटू 100, आंसर कितना 30। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसी में क्या बोला है, विद्यालय टी और आर के संगत केंद्रीय कोणों में अंतर, विद्यालय टी और आर के संगत केंद्रीय कोणों में अंतर। तो टी और आर, ये देखिए टी ये रहा 24%, आर ये रहा 12%, तो इसके संगत केंद्रीय कोणों में अंतर, मतलब टी में जो केंद्रीय कोण बनेगा और आर में जो केंद्रीय कोण बनेगा, केंद्रीय कोण मतलब डिग्री में जो कोण बनेगा, उनमें अंतर बताना है। आपको परसेंट दिया है लेकिन डिग्री में पूछा है, कोण में पूछा अंतर क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, आप 24% को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, 12% को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, फिर दोनों का अंतर निकालेंगे। उससे अच्छा है क्या करो, आप परसेंट में देखो कितना अंतर है, तो 24% और 12%, परसेंट में दोनों में कितना अंतर है, टी और आर में परसेंट में कितना अंतर है, तो 24 माइनस 12, तो परसेंट में कितना अंतर है 12, तो सीधे 12% का वैल्यू बता दो डिग्री में कितना होगा, वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। पहले ही आपने बोला दोनों में अंतर कितना है 12%, 12% बराबर कितना डिग्री, तो आप बोलेंगे अगर ये पूरे पाई चार्ट की बात करूंगा तो पूरे पाई चार्ट की वैल्यू परसेंट में कितना होगा 100, पूरे पाई चार्ट का वैल्यू डिग्री में कितना होगा 360, मतलब कंपेयर करेंगे तो 100% 360 डिग्री के बराबर बैठेगा। तो यहां से 12% का वैल्यू पूछ रहा है कितना होगा, बता दीजिए। या तो आप ऐसा करिए समानुपात में होंगे सर, ये समानुपात में होंगे, या दूसरा तरीका कि सर 100% का वैल्यू 360 डिग्री है तो 1% का वैल्यू बता दिया मैं 360/100, तो 12% का वैल्यू बता दिया मैं, कैसे बताएंगे 360/100 इंटू कितना 12, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 12 छंग 72, 12 तिया 36, 36 और 7 कितना 43/10, एक अंक के बाद दशमलव 43.2 डिग्री, तो देख सकते हैं ऑप्शन सी में है 43.2 डिग्री।
समानुपात को भी लेके बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, ये देखिए, मैं बोला 100% का वैल्यू होता है 360 डिग्री, तो 12% का वैल्यू कितना होगा, x डिग्री। ये समानुपात में होगा, समान अनुपात में होगा, तो यहां से x वही आएगा, देखिए 360 गुणा 12/100, ये देखिए वही आएगा 43.2। तो यहां तो आप ऐसा बनाइए कि 100% बराबर 360 डिग्री, तो 1% बराबर कितना, तो 12% बराबर कितना। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका आपके पास ऐसा कुछ है, समानुपात से बना लीजिए। अलग अलग निकालने का कोई मतलब नहीं है। आप 24% बराबर कितना डिग्री, फिर 12% बराबर कितना डिग्री, ऐसा करेंगे कोई मतलब नहीं होगा। फिर दोनों को माइनस करेंगे। पहले ही दोनों में अंतर कितना है, 12%, और 12% का वैल्यू डिग्री में कितना है, 43.2 डिग्री। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात। कोई आयताकार क्षेत्र है, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है 7:4, ऐसा कुछ। देखिए आयताकार क्षेत्र, आयत के बारे में पहले ही बता चुका हूं मैं। आयत मतलब क्या होगा, तो आपको ये बातें पहले बता चुका हूं। आयत का मतलब होता है चतुर्भुज का एक प्रकार, पहली बात, क्योंकि 4 भुजाओं से बनी बंद आकृति है और 4 90 डिग्री के कोण है। यहां पे चतुर्भुज क्या होता है, 4 भुजाओं से बनी बंद आकृति जिसमें 4 कोण होते हैं। तो आयत भी तो 4 भुजाओं से बनी बंद आकृति है जिसमें 4 कोण हैं। अब वो कोण 90 डिग्री के हैं कि अलग अलग हैं, उससे मतलब नहीं है। चतुर्भुज का मतलब 4 भुजाओं से बनी बंद आकृति जिसमें 4 कोण होते हैं। आयत की प्रॉपर्टी क्या है, तो आयत पहली बात चतुर्भुज का एक प्रकार है, क्योंकि चतुर्भुज की परिभाषा के अनुसार 4 भुजाओं से बनी बंद आकृति है जिसमें 4 कोण भी है। दूसरी बात, आयत की जो खास है, आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर। ये देखिए, ये इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है। इसको मैं लंबाई बोल दिया, इसको मैं चौड़ाई बोल दिया। तीसरी जो खास बात है, चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज भी ऐसा होता है जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो समांतर चतुर्भुज में और आयत में फर्क क्या है, आयत में चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, जबकि समांतर चतुर्भुज उसमें 2 कोण 90 डिग्री से कम और 2 90 डिग्री से ज्यादा होते हैं। तो ये हो गया आयत। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है, मतलब लंबाई कुछ होगी, चौड़ाई कुछ होगी। सिंप्लीफाई करके अनुपात को क्या बोला है, 7:4। मतलब एग्जैक्ट आपको लंबाई और चौड़ाई नहीं पता है, तो मैं मान लेता हूं लंबाई कितना है 7 के और चौड़ाई कितना है 4 के, ऐसा मान लिया। एग्जैक्ट बता ही नहीं सकते आप, चौड़ाई तो पूछा है, अनुपात से आप एग्जैक्ट डेटा नहीं बता सकते। अब बोल क्या रहा है, एक 4 मीटर चौड़ा रास्ता जो क्षेत्र के बाहर चारों ओर है। 4 मीटर चौड़ा रास्ता, ये देखिए क्षेत्र के बाहर है, ऐसा एक रास्ता है जो कि 4 मीटर चौड़ा है। मतलब ये 4 मीटर है, ये देखिए ये चौड़ाई 4 मीटर है, ये चौड़ाई 4 मीटर है, ये चौड़ाई 4 मीटर है। ये 4 मीटर चौड़ा रास्ता जो क्षेत्र के बाहर चारों ओर है, इस रास्ते का क्षेत्रफल दिया है। ये देखिए, ये जो रास्ता है, इस रास्ते का क्षेत्रफल आपको दिया है, समझेंगे। ये रास्ता जो बना है, इस रास्ते का क्षेत्रफल आपको दिया है कितना, 416 वर्ग किलोमीटर। ठीक, 416 वर्ग किलोमीटर। तो क्षेत्र की चौड़ाई पूछा है कितनी होगी। अब रास्ते का क्षेत्रफल दिया है, मतलब कहीं ना कहीं यहीं से के निकलेगा, और के निकलेगा तो काम हो जाएगा खत्म, चौड़ाई मिल जाएगी। तो रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, देखो ये रास्ता है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो आप क्या करो, बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल निकालो। ये बड़ा वाला आयत है, बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल निकालो, और बड़े वाले आयत के क्षेत्रफल में से क्या करो, ये छोटा वाला आयत जो है इसका क्षेत्रफल को माइनस कर दो। क्षेत्रफल का मतलब जितना स्थान आकृति घेरेगी उसको क्षेत्रफल बोलते हैं। मैं बोला बड़े वाले आयत के क्षेत्रफल में से छोटे वाले, ये देखिए ये वाला, ये छोटा वाला आयत जो है इसके क्षेत्रफल को क्या कर दो, घटा दो, तो रास्ता ही तो बचेगा। अब बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए बड़े वाले आयत की लंबाई चाहिए और बड़े वाले आयत की चौड़ाई चाहिए। अब छोटे वाले आयत की लंबाई कितना है, देखिए तो छोटे वाले आयत की लंबाई आपको पता है कितना, 7K। अब 7K में 4 इधर पे बढ़ गया और 4 इधर पे बढ़ गया, तो 7K में 4 इधर बढ़ा और 4 इधर बढ़ा, तो 7K में कितना बढ़ गया, 8। तो 7K + 8 ये क्या हो गई, बड़े वाले आयत की लंबाई।
देख पा रहे हैं, छोटा वाला जो आयत है ये देखिए, ये छोटा वाला आयत का लंबाई ये कितना माने हैं आप 7K। ये बड़े वाले आयत की लंबाई तो 4 इधर पे बढ़ गया और 4 इधर पे बढ़ गया तो 7K में कितना बढ़ गया 8। तो ये बड़े वाले आयत की लंबाई गुणा बड़े वाले आयत की चौड़ाई कितना होगा, देखिए ये है बड़े वाले आयत की चौड़ाई, तो छोटे वाले आयत की चौड़ाई कितनी है 4K। 4K में 4 ये बढ़ गया 4 ये बढ़ गया तो 4K प्लस 8 ये हो गया छोटे वाले आयत की चौड़ाई, सॉरी बड़े वाले आयत की चौड़ाई। तो बड़े वाले आयत की लंबाई कितना हो जाएगा 7K में 8 जुड़ेगा और बड़े वाले आयत की चौड़ाई ये देखिए छोटे वाले में 4 और 4 8 जुड़ जाएगा। तो ये बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल हो गया। इसमें से घटा दीजिए छोटे वाले आयत के क्षेत्रफल को, तो छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, ये तो सिंपल सा है। तो रास्ते का क्षेत्रफल मिलेगा जो कि कितना है 416। तो बड़े वाले आयत के क्षेत्रफल में से छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल माइनस करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा रास्ते का क्षेत्रफल। सिंप्लीफाई करते हैं, 7K का मल्टीप्लाई करना है दोनों में, तो 7K का मल्टीप्लाई करेंगे 4K में कितना हो जाएगा 28K स्क्वायर। 7K का 8 में 8 सते 56K, 8 का करेंगे 4 में कितना आ जाएगा 32 और K भी साथ में है और 8 का 8 में कितना हो जाएगा 64। ये मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, बहुत आसान है। क्या किया मैं 7K का दोनों में किया तो प्लस 7K का प्लस 4K में प्लस 28K स्क्वायर, प्लस 7K का प्लस 8 में तो प्लस 56K, प्लस 8 का प्लस 4K में तो 32K प्लस में प्लस 8 का प्लस 8 में 64। इधर पे क्या आया देखिए 7 चौको 28K स्क्वायर बराबर 416। 28K स्क्वायर हो गया कैंसिल। 56 और 32 को जोड़ दीजिए तो 6 और 2 8, 5 और 3 8, 88K और 416 में से 64 को माइनस कर दीजिए तो यहां से K का वैल्यू मिलेगा 6 में 4 गया 2, 11 में 6 गया 5, 4 में 1 गया 3, तो K का वैल्यू कितना मिला 352/88। कटेगा क्या ये 4 बार में कटेगा, देखिए 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32 और 3 35, तो K मिल गया कितना 4। K 4 मिल गया। तो आपसे पूछा क्या है चौड़ाई, पूछा है चौड़ाई, तो चौड़ाई है 4K, तो 4K है चौड़ाई, तो K का मान मिल गया 4, तो 4 चौको 16, चौड़ाई कितना हो जाएगा 16। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, देख सकते हैं। आपको केवल समझना यह था कि बड़े वाले आयत में से ये छोटे वाले आयत के क्षेत्रफल को घटाऊंगा तो आपको मिलेगा रास्ते का क्षेत्रफल। बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल मतलब क्या, ये पूरा, ये देखिए ये पूरा जो स्पेस ये लिया है, और छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल मतलब ये स्पेस जो लिया है, घटा दिया तो क्या बचा रास्ते का क्षेत्रफल। दिक्कत यह हो रहा था कि बड़े वाले आयत की लंबाई क्या होगी सर, तो छोटे वाले आयत की लंबाई पता है 7K, 4 और 4 8 बढ़ गया। छोटे वाले आयत की चौड़ाई पता है 4K, तो 4K में 8 बढ़ गया। तो बड़े वाले आयत की लंबाई बड़े वाले आयत की चौड़ाई, तो ये हो गया बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल। ये है छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल, घटाऊंगा तो रास्ते का क्षेत्रफल बचा। कैलकुलेशन किया तो K मिल गया और K मिल गया तो क्षेत्र की चौड़ाई मिल गई आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए आंशिक रूप से पानी से भरे एक लंब वृत्तीय बेलनाकार बर्तन में 6 सेंटीमीटर व्यास के एक गोले को डुबाया गया है। एक गोले को आप डुबा रहे हैं, बोल क्या रहा है आंशिक रूप से कोई लंब वृत्तीय बेलनाकार पात्र है, एक बेलनाकार पात्र है ऐसा कुछ, ये देखिए बेलनाकार पात्र है, आंशिक रूप से जल से भरा है। तो मान लो इसमें आंशिक रूप से पूरा नहीं भरा है, आंशिक रूप से जल से भरा है। इसमें बोल क्या रहा है 6 सेंटीमीटर व्यास के गोले को डुबाया गया है। तो गोला मैं यहां पे ऐसे ही बना देता हूं, ये 6 सेंटीमीटर व्यास वाला एक गोले को डुबा दिया उसमें। उस बेलनाकार बर्तन का व्यास दिया है, ये देखिए बेलनाकार बर्तन का व्यास दिया है कितना 12 सेंटीमीटर और ये गोले का व्यास दिया है 6 सेंटीमीटर। यदि वह गोला पूरी तरह डूब जाए तो उस बेलनाकार बर्तन का पानी कितना ऊंचा बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये तो क्लियर है कि सर जैसे ही मैं इसमें गोला डालूंगा, गोला मतलब कि बॉल समझ सकते हैं आप, फुटबॉल के शेप का जो होता है गोला उसी को बोलते हैं, ग्लोब गोले के शेप का जो होता है, तो वैसा एक बॉल इसमें डाल दिए हैं। यहां तक पानी भरा हुआ था, ये देखिए यहां तक पानी भरा हुआ था। जैसे ही मैंने इसमें ये बॉल डाला
तो सिंपल सी बात है, जल का स्तर बढ़ेगा। तो जल का स्तर बढ़ गया, देखते हैं, जल का स्तर बढ़ गया, तो जल का स्तर ये बढ़ गया, ये जो मैं रेड वाले से कर रहा हूं, ये स्तर जल का बढ़ गया है, ये स्तर जल का बढ़ गया है। अब सिंपल सी बात है, यहां पे जितना स्थान ये गेंद लिया है, यहां पे जितना स्थान ये गेंद लिया है, उस स्थान का पानी क्या किया होगा, ऊपर की ओर जगह खोजा होगा। जितना स्थान ये गेंद लिया है, उस स्थान का पानी क्या किया होगा, ऊपर की ओर जगह खोजा होगा, ऊपर की ओर बढ़ा होगा। इसका मतलब इस गेंद का जो आयतन होगा, इस गोले का जो आयतन होगा, ये देखिए, इस गोले का जो आयतन होगा वो क्या होगा, उस गोले का आयतन बेलन के इतने आयतन के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। समझ आ रहा है? एच हाइट, ये देखिए, ये एच ऊंचाई वाले, ये एच ऊंचाई, इसको बोल रहा हूं एच, इस एच ऊंचाई वाले बेलन के आयतन के बराबर, एच ऊंचाई वाले बेलन का आयतन, ये दोनों क्या होगा, बराबर। क्योंकि जितना स्थान वो गोला लिया होगा, उस स्थान का जल अपनी जगह ऊपर की ओर खोजा होगा। तो मतलब स्थान लिया होगा, मतलब क्या, आयतन बोल दो, तो गोला का जो आयतन है वो क्या होगा, ये एच ऊंचाई वाले, ये देखिए, एच ऊंचाई वाले इतने आयतन के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। समझ आ रहा? इधर वाले हाइट से कोई मतलब नहीं है आपको, इस ऊंचाई वाले, इतने ऊंचाई वाले, एच ऊंचाई वाले बेलन के आयतन के बराबर हो जाएगा गोले का आयतन। अब गोले का आयतन क्या होता है, तो आपको फॉर्मूला ये याद करना है, 4/3 पाई आर क्यूब, जहां पे आर गोले की त्रिज्या है। एच ऊंचाई वाले बेलन का आयतन क्या होगा, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो इसको मैं कैपिटल आर ले लिया हूं, कैपिटल आर। और ये एच क्या बता रहा है, ये एच यही वाले एच को बता रहा है, क्योंकि मेरे को केवल इतने सेक्शन का आयतन चाहिए, इतने सेक्शन का आयतन चाहिए, तो ऊंचाई भी तो मैं इसी को लूंगा, एच को लूंगा, यही एच मेरे को फाइंड करना है। ये आर है बेलन का त्रिज्या, ये आर है गोले का त्रिज्या, दोनों अलग अलग है। पाई से पाई पहले काट दो, ये हो गया 4/3। अब गोले का त्रिज्या कितना है, तो गोले का व्यास कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर। ये देखिए 6 सेंटीमीटर व्यास वाला गोला है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो त्रिज्या 3 हो जाएगा, तो 3 गुणा 3 गुणा 3, व्यास 6 तो त्रिज्या 3। अब यहां पे ये किसका त्रिज्या है, बेलन का त्रिज्या है, और बेलन का व्यास कितना दिया है, 12, तो बेलन का व्यास 12 दिया है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 6, तो 6 इंटू 6 इंटू एच, 3 से 3 कट कर दो, कितना आ जाएगा, देखिए एच का वैल्यू 4 इंटू 3 इंटू 3 डिवाइड बाई 6 इंटू 6, 3 से 6 2 बार में, 3 से 6 2 बार में, 2 दूनी 4, 4 से 4 1 बार में। तो एच कितना आ गया, 1, मतलब आंसर कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर ऊंचा जल का स्तर बढ़ जाएगा। आयतन को बराबर करना था, तो बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, ये वी बॉडमास नियम पर आधारित प्रश्न है, देख सकते हैं, वी बॉडमास नियम पर आधारित प्रश्न है। यहां पे कुछ साइन यूज हुए हैं, जिसमें भाग का साइन है, ऑफ का है, प्लस का है, प्लस का है, गुणा का है। सबसे पहले क्या करिए, सबसे पहले ये जो मिश्रित भिन्न है, इसको भिन्न में कन्वर्ट कर लीजिए। सबसे पहला काम, मिश्रित भिन्न को भिन्न में कन्वर्ट कर लीजिए, ज्यादा आसान होगा। कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 9 और 1 10, तो कितना आ जाएगा, ये 10/3 डिवाइड बाई 2 दूनी 4 और 1 कितना 5, तो 5/2। यहां पे क्या लगा है, ऑफ, 5 एकम 5 और 3 8, 8/5 प्लस छोटे ब्रैकेट में क्या है, 3/8 प्लस 1/7 गुणा 4 एकम 4 और 3 7, 7/4। ये देखिए मिश्रित भिन्न को मैंने भिन्न में कन्वर्ट किया, मतलब यहां पे 3 त्रिका 9 और 1 10/3, यहां पे 2 दूनी 4 और 1 5/2, 5 एकम 5 और 3 8/5, 4 एकम 4 और 3 7/4। अब क्या करना है, अब साइन को देखिए, भाग है, ऑफ है, जोड़ना है, और स्मॉल ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट। तो वी बॉडमास रूल आपने पढ़ा होगा, वी का मतलब होता है विनकुलम, बार ब्रैकेट है ही नहीं। इसके बाद बी, बी मतलब ब्रैकेट, इसमें सबसे पहले छोटा ब्रैकेट आता है, तो आपको छोटे ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है। बाहर आप देखेंगे भी नहीं क्या लिखा हुआ है, सबसे पहली बारी आएगी छोटे ब्रैकेट की, बाहर क्या लिखा है आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। अब छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करना है, बाकी को एज इट इज लिख दो आप। ये देखिए
बाकी को मैं एज इट इज लिख दिया। छोटे ब्रैकेट में भी दो दो साइन है, प्लस और गुणा, तो प्लस और गुणा में आपको पता है पहले क्या होगा, गुणा होगा, तो गुणा करूंगा तो 7 से 7 क्या हो गया, कैंसिल, तो ये बचा 3 + 8, 3/8 + 7/4, सॉरी 1/4, कितना बचेगा, 7 से 7 कैंसिल, तो कितना आएगा 1/4। लेकिन अभी भी छोटा ब्रैकेट सॉल्व नहीं हुआ है, अभी छोटा ब्रैकेट को ही सॉल्व करना है। ये देखिए छोटे ब्रैकेट को ही सॉल्व करना है, तो इसको अलग से जोड़ दीजिए। अलग से जोड़ने का मतलब ये देखिए, यहां पे जोड़ देता हूं मैं 3/8 + 1/4 को, तो 4 और 8 का एलसीएम क्या आएगा, 8 आएगा। 8 से 8 को डिवाइड करूंगा 1, 1 का 3 में गुणा करूंगा 3, 4 से 8 को डिवाइड करूंगा 2, 2 का 1 में गुणा करूंगा 2, तो ये कितना आएगा 5/8। तो यहां पे सीधे में क्या लिख दिया 5/8। छोटा ब्रैकेट हो गया सॉल्व। अब छोटा ब्रैकेट सॉल्व हो गया तो यहां पे आप देखेंगे कौन कौन सा साइन लगा है, तो भाग, ऑफ और प्लस। अब खास बात, जो गलतियां होती हैं भाग में और ऑफ में, पहले ऑफ को सॉल्व करते हैं। मैक्सिमम बच्चे यहां गलती करते हैं, ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ को गुणा के जैसे सॉल्व करते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, गुणा नहीं है, ये गुणा के जैसे करते हैं। लेकिन खास बात क्या है, भाग से पहले करते हैं। ओ का मतलब ऑफ, हिंदी में का बोलते हैं, का को गुणा के जैसे जरूर करते हैं लेकिन भाग से पहले। तो पहले क्या करना पड़ेगा, ऑफ को सॉल्व करना पड़ेगा। गुणा के जैसे करते हैं तो 5 से 5 काट दो, 2 से 8 काट दो, कितना आ गया 4, तो ये बन गया 10/3 भागित 4, नीचे में कुछ नहीं है तो 1 + 5/8। अब भाग पहले करेंगे तो भाग करेंगे तो भाग को गुणा बना दो और इसको पलट दो 1/4, ये तो पता ही होगा आपको। कट होता है तो कट कर दो, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, कितना आ गया ये 5/6 + 5/8, ऐसा कुछ बन गया ये। अब इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका है, तिर्यक गुणा करो या फिर एलसीएम ले लो। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 24, 6 चौको 24, 4 पंचे 20, 8 त्रिका 24, 3 पचे 15, कितना आ गया देखिए 35/24। देख लीजिए ऑप्शन में 35/24 होगा। स्टेप बाय स्टेप जाइए, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगा। सबसे पहले आपने मिश्रित भिन्न को भिन्न में कन्वर्ट किया, तो ये 10/3, ये 5/2, ये 8/5 और ये 7/4। उसके बाद आपने स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व किया। स्मॉल ब्रैकेट में गुणा है और प्लस है, तो पहले गुणा किए तो 7 से 7 कैंसिल, 1/4 आया। उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को ओपन नहीं करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ऐसा नहीं कि ओपन कर दो सर, सॉल्व करते हैं। इसको मैंने सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया तो क्या आया 5/8। इसके बाद भाग है, ऑफ है और प्लस है, तो ऑफ को सॉल्व करूंगा गुणा के जैसे, तो 5 से 5 कैंसिल, 2 से 4 बार, 10/3 भागित 4/1। भाग का मतलब बीच में गुणा लगा के पलट दो, 1/4 हो गया प्लस 5/8। अब 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5/6 + 5/8 कितना आ जाएगा 35/24। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है देखिए, ये आपके सामने अगला प्रश्न लिखा हुआ है। यदि 8 + 2 वर्गमूल 3 बटा 3 वर्गमूल 3 + 5 बराबर a वर्गमूल 3 - b, तो आपसे पूछा क्या है, a + b का मान पूछा है। तो जब भी आपको p/q का रूप दिखाई देगा और q में क्या लगा होगा, वर्गमूल लगा होगा। p/q का रूप और q में क्या लगा होगा, वर्गमूल, तो सबसे पहला काम होता है परिमेयकरण करना। सबसे पहला काम होगा परिमेयकरण, रैशनलाइजेशन करना। अब कैसे करते हैं रैशनलाइजेशन, तो आपको पता है हर में जो भी लिखा है उसका चिन्ह को चेंज करके अंश और हर में गुणा करते हैं। तो इसका चिन्ह को चेंज करके मैंने क्या किया, अंश और हर में गुणा कर दिया। अभी राइट हैंड साइड का चिंता छोड़ो, लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करने के बाद राइट हैंड साइड के जैसा दिखाओ और तुलना करने पर ए और बी मिलेगा। तो अभी राइट हैंड साइड का चिंता छोड़ो, पहले इसको सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करने का मतलब परिमेयकरण करना है, रैशनलाइजेशन करना है आपको। कैसे करते हैं, तो डिनोमिनेटर में, हर में जो डेटा है उसका बीच वाला साइन को चेंज करके अंश और हर में गुणा करते हैं। तो अब इन दोनों का गुणा करना है आपस में, इन दोनों का गुणा करना है आपस में। तो 8 का गुणा करूंगा 3 वर्गमूल 3 में, तो 24 वर्गमूल 3 आ गया। 8 का गुणा किया -5 में, तो माइनस का 40।
प्लस 2 वर्गमूल 3 का गुणा प्लस 3 वर्गमूल 3 में कितना आएगा देखो, प्लस 2 वर्गमूल 3 प्लस 3 वर्गमूल 3, तो 3 दूनी 6, 6 त्रिका 18, ऐसा होगा देखो, 2 वर्गमूल 3 का गुणा 3 वर्गमूल 3 में, 3 दूनी 6 और ये क्या बन गया 3, 6 त्रिका 18, 18 लिख दिया। प्लस 2 वर्गमूल 3 का माइनस 5 में तो क्या आएगा माइनस का 10 वर्गमूल 3, और नीचे में तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ही बनेगा, कंफर्म है ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चिन्ह को चेंज करने का कारण ही यही था कि नीचे में आप क्या बना दीजिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सॉल्व करिए, 24 वर्गमूल 3 में से 10 वर्गमूल 3 जाएगा तो कितना बचेगा 14 वर्गमूल 3, माइनस का 40 प्लस का 18 तो कितना हो जाएगा माइनस का 22 हो जाएगा, माइनस का 40 प्लस का 18 कितना हो जाएगा माइनस का 22। नीचे क्या बनेगा देखिए, 3 वर्गमूल 3 का वर्ग, तो 3 वर्गमूल 3 गुणा 3 वर्गमूल 3, 3 त्रिका 9, 9 त्रिका 27 आएगा ये, तो यहां पे क्या लिख दिया मैं 27। 5 का वर्ग क्या बनेगा 25। अब देखो 2 ऊपर से कॉमन आएगा क्या, 14 को मैं 2 गुणा 7 लिख सकता हूं और 22 को मैं 2 गुणा 11 लिख सकता हूं, तो ये वाला 2 और ये वाला 2 आ गया कॉमन, तो यहां बचा 7 वर्गमूल 3 माइनस 11 और नीचे में 2, ये 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो 7 वर्गमूल 3 माइनस 11, ये आया है सिंप्लीफाई करने पर 7 वर्गमूल 3 माइनस 11, इसको सिंप्लीफाई करने पर आया 7 वर्गमूल 3 माइनस 11, ये आ रहा है। अब राइट हैंड साइड से तुलना करो, तुलना करते समय ध्यान देना, ये वर्गमूल 3 ये वर्गमूल 3 मैच हो रहा है तो ही तुलना करना, मैच नहीं होता तो तुलना नहीं कर पाते। तो वर्गमूल 3 मैच हो रहा है, अब तुलना करेंगे तो a के प्लेस पे कौन दिखाई दे रहा है 7 माइनस बी माइनस 11, तो b के प्लेस पे कौन है 11, तो a 7 b 11, तो a प्लस b कितना हो जाएगा 7 प्लस 11 मतलब 18, तो आंसर क्या हो जाएगा 18। तो पूरे मैथ्स में इवन साइंस में भी आप देखे होंगे, जब भी आपको p बटे q का रूप दिखाई देगा, अंश बटे हर का रूप दिखाई देगा और q में क्या लगा होगा वर्गमूल कहीं पे भी, तो सबसे पहले आप उसका परिमेयकरण करते हैं। परिमेयकरण करते कैसे हैं, तो डिनोमिनेटर में हर में बीच में जो साइन होता है उसके साइन को चेंज करके अंश और हर में गुणा करते हैं। 8 का दोनों में किया, फिर प्लस 2 वर्गमूल 3 का दोनों में किया, और नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बनेगा, जो कि a स्क्वायर माइनस क्या होता है b स्क्वायर। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, 2 लंबवृत्तीय शंकुओं के आयतनों का अनुपात, 2 लंबवृत्तीय शंकु हैं जिनके आयतनों का अनुपात आपको दिया है 1:3 और उनके व्यासों का अनुपात 3:5 है, तो उनकी ऊंचाई का अनुपात कितना होगा। आसान प्रश्न है। आयतन का फॉर्मूला आपको शंकु का पता होगा, क्या होता है देखिए, शंकु का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h बटा 3। अब एक बात समझेंगे, व्यास का अनुपात बोला है 3:5, इसी को मैं त्रिज्या का अनुपात बोल सकता हूं, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इसमें। व्यास का अनुपात बोलो या त्रिज्या का अनुपात बोलो, अनुपात की बात कर रहा हूं ना। ये देखो व्यास का अनुपात कितना है 3:5, त्रिज्या निकालने के लिए व्यास का आधा करूंगा मैं, तो ये 2 से 2 क्या होगा कैंसिल ही तो होगा, तो त्रिज्या का अनुपात और व्यास का अनुपात दोनों सेम ही आएगा। जैसे मान लीजिए एक का व्यास है 14, दूसरे का व्यास है 20, समझना, तो व्यास का अनुपात क्या आया, 2 से काटो तो 2 सत्ते 14, 2 दहम 20। अब व्यास अगर 14 है तो त्रिज्या क्या होगा 7, व्यास अगर 20 है तो त्रिज्या क्या होगा 10, तो त्रिज्या का अनुपात भी क्या आएगा देखिए 7:10। तो व्यास का अनुपात बोले या त्रिज्या का अनुपात बोले बात एक ही है। मैंने बोला था किसी एक शंकु के आधार का व्यास है 14 और दूसरे वाले के आधार का व्यास है 20, तो आधार का व्यास आपको 14 और 20 दिया है, तो अनुपात 14:20 या 7:10। अनुपात को सिंप्लीफाई करूंगा तो 7:10 आएगा। अब दूसरे वाले पहले वाले का त्रिज्या बोलूंगा तो पहले वाले का त्रिज्या 7 और दूसरे वाले का त्रिज्या कितना 10, व्यास 14 तो त्रिज्या 7, व्यास 20 तो त्रिज्या कितना 10, तो अनुपात देख पा रहे हैं सेम ही आएगा।
अनुपात के प्रत्येक पद को समान संख्या से भाग देंगे या समान संख्या से गुणा करेंगे तो अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप इसको त्रिज्या का अनुपात बोलो या व्यास का अनुपात बोलो, एक ही बात है। अब दो आयतन है, आयतन मतलब वॉल्यूम, तो V1 क्या हो जाएगा देखिए, पाई R1 स्क्वायर H1 बटा 3, V2 बोलने के लिए पाई R2 स्क्वायर H2 बटा 3, ऐसा बोल दिया। दो शंकु है तो पहले वाले का आयतन V1, दूसरे वाले का V2। अब अनुपात बोला है तो मैं क्या करता हूं, V1 बटा V2 कर देता हूं, तो पाई से पाई कैंसिल होगा, 3 से 3 कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा देखिए, जब डिवाइड करूंगा तो पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो V1 बटा V2 क्या आएगा, तो R1 बटा R2 का स्क्वायर इंटू H1 बटा H2 ये आएगा। अब आयतन का अनुपात कितना दिया है, 1:3, तो आयतनों का अनुपात हो गया 1:3। व्यास का अनुपात या त्रिज्या का अनुपात अभी समझाया सेम होता है, तो 3/5, यहां से H1 बटा H2 निकल जाएगा, कितना आएगा देखिए, 1/3 बराबर 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, तो H1 बटा H2 ऊंचाई का अनुपात निकालना है, तो H1 बटा H2 कितना आएगा देखिए, 25 बटा 9 त्रिका 27, 25 बटा 27 आ जाएगा, ऑप्शन ए में देख पा रहे हैं आप। तो जब भी आयतन की बात करेगा तो दो शंकु मान लेना, पहला शंकु जिसका आयतन V1 बराबर इतना हो जाएगा, दूसरा शंकु जिसका आयतन V2 बराबर इतना हो जाएगा। अब पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल, जब डिवाइड करूंगा तो V1 बटा V2 क्या मिला, R1 बटा R2 पूरे का स्क्वायर इंटू H1 बटा H2। त्रिज्या का अनुपात या व्यास का अनुपात सेम है जो कि 3/5 दिया है, आयतन का अनुपात दिया है, तो यहां से ऊंचाई का अनुपात आपको आसानी से मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए पेडागोजी का है, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसे संकल्पनात्मक, संकल्पनात्मक का मतलब होता है कंसेप्चुअल, जहां पे कंसेप्ट लगे, संकल्पनात्मक ज्ञान की आवश्यकता है। पहला क्या बोल रहा है, किसी दी गई अवधि में दिए गए राशि का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना, तो यहां पे आपको संकल्पनात्मक ज्ञान की आवश्यकता है क्या, बिल्कुल है। आपको मान लीजिए कोई राशि दे दिया, अवधि मतलब समय दे दिया और दर दे दिया, तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए कंसेप्चुअल नॉलेज होना चाहिए। कैसे निकलेगा चक्रवृद्धि ब्याज, तो आपको पता है अगर ब्याज की गणना वार्षिक कर रहे हैं तो एक एक साल का ब्याज फिर नया मूलधन बनता है। मतलब आपको कंसेप्चुअल नॉलेज होना चाहिए कि चक्रवृद्धि ब्याज की गणना एक्चुअल में कैसे की जाती है, चक्रवृद्धि ब्याज की गणना एक्चुअल में कैसे की जाती है, इसी को आप क्या बोलेंगे, संकल्पनात्मक ज्ञान बोलेंगे, कंसेप्चुअल नॉलेज बोलेंगे। आपको चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में सीखना होता है कि चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। तो आप समझते हैं कि अगर ब्याज की गणना वार्षिक हो रही है तो पहले वर्ष का ब्याज निकाला, फिर नया मूलधन, अब इस नए मूलधन पे दूसरे वर्ष का ब्याज, फिर नया मूलधन। अगर ब्याज की गणना छमाही हो रही है तो पहले 6 माह का ब्याज, फिर नया मूलधन, अब इस नए मूलधन पे दूसरे 6 माह का ब्याज, फिर नया मूलधन। तो आपको यहाँ पे संकल्पनात्मक ज्ञान, कंसेप्चुअल नॉलेज की आवश्यकता है, तो ही आप चक्रवृद्धि ब्याज निकाल पाएंगे, अदरवाइज नहीं निकाल पाएंगे। दूसरा, औसत के संबंधित समस्याएं। अब आपको यहां पे भी कंसेप्चुअल नॉलेज होना चाहिए कि औसत कैसे निकालते हैं। औसत का फॉर्मूला सभी परिमाणों का योग बटे परिमाणों की संख्या। औसत क्या होता है, बराबर वाला हिस्सा होता है औसत। ये सारी बातें औसत के संबंध में आप जो सीखते हैं वो क्या है, कंसेप्चुअल नॉलेज तो है। अगला क्या बोला, दो सरल रेखाओं के बीच का कोण। अब दो रेखाओं के बीच का कोण निकालने के लिए भी आपको कंसेप्चुअल नॉलेज का होना आवश्यक है, अदरवाइज आप निकाल ही नहीं पाओगे। तो यहां पे तीनों बातों में आपको संकल्पनात्मक ज्ञान की आवश्यकता होगी, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, डी, उपरोक्त सभी। आसान है ये। अगला देखिए क्या बोल रहा है, आयताकार खेत का क्षेत्रफल निकालने की संकल्पना क्या है। आयताकार खेत है, इसका क्षेत्रफल निकालने की संकल्पना क्या है, मूर्त अवधारणा है, अमूर्त अवधारणा है, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहां समझना पड़ेगा मूर्त अवधारणा क्या है और अमूर्त अवधारणा क्या है। तो मूर्त अवधारणा का मतलब जिसका अनुभव भौतिक रूप से कर सकते हो आप, मूर्त है वो, भौतिक रूप से आप अनुभव कर सकते हैं, वो मूर्त अवधारणा होगी। अमूर्त मतलब केवल विचारधाराएं हैं वो,
केवल विचारधाराएं, उसको आप अमूर्त बोल देंगे। तो अगर मैं आयताकार खेत के क्षेत्रफल की बात करूं तो आप इसको भौतिक रूप से भी तो कैलकुलेट कर सकते हैं। आप इंची टेप ले लीजिए, समझ आ रहा है, इंस्ट्रूमेंट ले लीजिए, आप आयताकार खेत का क्षेत्रफल माप सकते हैं। तो भौतिक रूप से भी आप आयताकार खेत का क्षेत्रफल माप सकते हैं भौतिक रूप से। फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, फॉर्मूले से भी तो निकाल सकते हैं। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, तो फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं और भौतिक रूप से भी आप अनुभव करके बता सकते हैं। इसका मतलब आयताकार खेत का क्षेत्रफल मूर्त अवधारणा भी है और अमूर्त अवधारणा भी है। तो आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। तो अच्छा प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे भी जाते हैं। मूर्त का मतलब जो भौतिक रूप से अनुभव किया जा सके, अमूर्त का मतलब केवल विचारधाराएं जो चली आ रही हैं उसको बोलेंगे अमूर्त। तो दोनों अवधारणा है आयताकार खेत का क्षेत्रफल निकालना। तो यहां पे आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। दो व्यक्तियों की मासिक आय 2:3 के अनुपात में है। यदि उनका खर्च का अनुपात 5:9 है और प्रत्येक 600 रुपए की बचत करता है तो उनकी आय ज्ञात करें। तो दो व्यक्तियों की आय का अनुपात आपको दिया है 2:3। तो मान लो ए है और बी है, दो व्यक्ति हैं ए और बी। तो ए की आय कितना है देखिए 2K और बी की आय कितना है 3K। आप सीधे सीधे आय बता नहीं सकते, अनुपात दिया है तो यहां से मान लिया ए का आय हो गया 2K और बी का आय हो गया 3K। यदि उनके खर्च का अनुपात 5:9 है और प्रत्येक 600 की बचत करता है। अब एक बात समझो, अगर आपका आय है 100 रुपया, समझना, और आप 60 रुपए का बचत करते हैं, आपका आय है 100 रुपया और बचत है 60 रुपया, तो खर्च कैसे बताओगे? तो आप बताओगे 100 रुपया कमा रहा हूं, 60 बचा रहा हूं, तो खर्च कितना कर रहा हूं 40। तो उसी प्रकार अगर ए का आय है 2K और बचत है 600 तो व्यय कितना हो जाएगा 2K - 600। आय में से बचत को घटाया तो ए का व्यय मिल गया 2K - 600। बी के व्यय की बात करूंगा तो बी का व्यय कितना हो जाएगा, आय है 3K और बचत है 600 तो व्यय कितना हो गया 3K - 600। 2K क्या है आय, आय में से बचत को घटाया तो ये ए का व्यय, आय में से बचत को घटाया तो ये बी का व्यय। दोनों के व्यय का अनुपात प्रश्न में आपको क्या दिया है 5:9। तो यहां पे मैं दोनों के व्यय का अनुपात क्या लिख दिया 5:9। ये ए का व्यय और ये है बी का व्यय, दोनों के व्यय का अनुपात कितना लिख दिया मैं 5:9 लिख दिया। आय में से अगर मैं बचत को घटाऊंगा तो क्या बनेगा व्यय बनेगा। तो आय 2K - 600, बचत है तो क्या मिल गया व्यय। आय 3K और 600 क्या है बचत है, तो 3K - 600 क्या मिल गया व्यय, और व्यय का अनुपात कितना 5:9 प्रश्न में दिया है। सिंप्लीफाई करिए, 9 का गुणा करिए, 9 दूनी 18, 9 छिका 54, 5 का गुणा करिए, 5 त्रिका 15, 5 छिका 30। ये देखिए 18 में से 15 जाएगा माइनस होके कितना हो जाएगा 3K, माइनस का 3000 प्लस का 5400 कितना हो जाएगा 2400 आ जाएगा, आएगा। 18 में से 15 जाएगा 3 बचेगा और माइनस का 3000 प्लस का 5400 कितना बचेगा 2400। तो के का वैल्यू कितना आया 800, के 800 आया। तो बता दीजिए ए की आय कितनी हो जाएगी 8 दूनी 1600, ये देखिए, और बी की आय 8 त्रिका 2400। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। सबसे आसान तरीका है करने का, आय माइनस बचत इक्वल टू व्यय, आय माइनस बचत इक्वल टू व्यय। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ब्याज की गणना वार्षिक और अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए 8000 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याजों के बीच का अंतर ज्ञात करें। तो बहुत आसान है ये, 8000 रुपए की राशि है, 10% वार्षिक दर है और समय है 1 वर्ष। तो पहला पॉइंट क्या बोला है, ब्याज की गणना करनी है वार्षिक, ब्याज की गणना करनी है वार्षिक। तो आपको समझना है प्रोसीजर जो होता है वहीं से बना लो। ब्याज की गणना वार्षिक मतलब पहले वर्ष का ब्याज, ये देखो पहले वर्ष का ब्याज
तो पहले वर्ष का ब्याज कितना हो गया 8,000, 10, 1/100, ये देखिए कितना आ गया 800 रुपए। तो यही क्या है चक्रवृद्धि ब्याज। एक साल खत्म। ये देखो वार्षिक कैलकुलेशन करना है ब्याज का, और एक ही वर्ष समय है तो एक ही बार कैलकुलेशन होगा। पहले वर्ष का ब्याज निकाले कितना आया 800, मतलब एक साल का ब्याज कितना है 800। अगर ब्याज की गणना वार्षिक होती है तो पहले साल का साधारण ब्याज ही क्या होता है, पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज। अब अगर मैं ब्याज की गणना करता हूं छमाही, ये देखिए ब्याज की गणना अगर मैं करता हूं छमाही, ब्याज की गणना मैं छमाही करूंगा, तो ब्याज की गणना अगर मैं छमाही करूंगा तो एक साल में कितने बार कैलकुलेशन होगा 2 बार। तो क्या करेंगे आप, पहले 6 माह का ब्याज निकालेंगे, पहले 6 माह का ब्याज। अब ब्याज का जनरल फॉर्मूला तो पता ही है, कितना है 8,000 है, 8,000, दर कितना 10, 6 महीना मतलब कितना समय हो जाएगा आधा साल, 6 महीना मतलब 6/12 मतलब 1/2, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 पंचे 10, 8 पंचे 40, कितना आया 400, 400 आ जाएगा। अब आपको पता है चूंकि चक्रवृद्धि ब्याज है तो पहले 6 माह का ब्याज आया, उसके बाद आप क्या लिखेंगे नया मूलधन, क्योंकि 2 बार कैलकुलेशन करना पड़ेगा, समय 1 साल है तो 6 महीना कंप्लीट हुआ। अब नया मूलधन 8,000 में 400 को जोड़ दीजिए, तो 8,000 में 400 को जोड़ेंगे तो आएगा 8400। अब दूसरे 6 माह का ब्याज, दूसरे 6 माह का ब्याज, तो दूसरे 6 माह का ब्याज निकलेगा 8400 रुपए पे। दर कितना है 10, समय कितना 6 महीना मतलब 1/2 इंटू 100, कितना आएगा देखिए, 2 से कट कर दीजिए, 2 पंचे 10, 5 चौको 20, 5 अट्ठे 40 और 2 42। पहले 6 माह में ब्याज मिला 400, दूसरे 6 माह में ब्याज मिला 420, तो यहां पे कुल ब्याज कितना मिला 400 प्लस 420 मतलब कितना 820। तो जब ब्याज की गणना छमाही कर रहा था तो कुल ब्याज कितना मिला 400 और 420 मतलब 820, और ब्याज की गणना वार्षिक कर रहा था तो कुल ब्याज कितना मिला 800, दोनों का अंतर बता दीजिए कितना 20। तो आंसर क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। देख सकते हैं ऑप्शन ए है। मैं फॉर्मूला यूज ही नहीं किया यहाँ पे, आप P1 प्लस R/100 का पावर n ये सब जो फॉर्मूले पढ़े हैं उसका यूज ही नहीं किया। मैं क्यों यूज नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे समय 1 वर्ष ही था, तो 1 वर्ष समय है और ब्याज की गणना वार्षिक, तो पहले वर्ष का ब्याज निकालो, वही क्या होगा साधारण, वही क्या होगा चक्रवृद्धि। ब्याज की गणना छमाही, छमाही मतलब 6 महीने का ब्याज, तो पहले 6 महीने का ब्याज 400, अब नया मूलधन 8400, दूसरे 6 महीने का ब्याज 420, 2 बार 6 महीना मतलब 1 साल खत्म, तो यहां कुल ब्याज 820, यहां पे कुल ब्याज 800, दोनों का अंतर कितना 20। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। 2 वर्षों के लिए कितना 2 वर्षों के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से x रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 43.20 है, तो x का मूल्य क्या है। तो आप 2 वर्ष के लिए CI माइनस SI का फॉर्मूला याद रखेंगे, प्रोसीजर से बना सकते हैं लेकिन फॉर्मूला 2 वर्ष के लिए याद रखिए, क्योंकि आज तक जो प्रश्न पूछे गए हैं 2 वर्ष के लिए ही पूछे गए हैं। तो 2 वर्ष के लिए CI माइनस SI का फॉर्मूला होता है P इंटू R² डिवाइड बाई 10,000। तभी अप्लाई होगा जब समय क्या होगा 2 वर्ष। ये फॉर्मूला पूरा प्रोसीजर फॉलो करने पर निकलता है। आप CI माइनस SI लिखेंगे 2 साल के लिए, वहां से फॉर्मूला यही बनेगा। अब CI माइनस SI कितना है 43.20, याद रखिए फॉर्मूला को। CI और SI का अंतर कितना है 43.20, लिख दिया। P का वैल्यू चाहिए, मतलब P को ही क्या बोल रहा है X बोल रहा है। R का वैल्यू कितना है देखिए 12, तो यहां पे लिख दिया मैं 12 गुणा 12 डिवाइड बाई कितना 10,000, तो x का वैल्यू निकाल लीजिए। अब 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 जीरो में इसको दे दिया, तो कितना बन गया ये 4320, और 2 जीरो इसके पास बचे हैं, तो 4320 इंटू 100 बटा 12 इंटू 12, कट करिए 12 से कट होगा क्या 12 दूनी 24, 12 तिरिका 36, कितना बचा 7 और 2 12 छक 72, जीरो 12 से 12 तिया 36,
तो 30 इंटू 100 कितना हो जाएगा 3000। तो आंसर क्या आ जाएगा 3000, ऑप्शन सी देख पा रहे हैं। तो फॉर्मूला को याद रखिए, फॉर्मूला क्या है, 2 वर्ष के लिए CI माइनस SI इक्वल टू P इंटू R स्क्वायर डिवाइड बाई 10,000। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। रेमी को कोई वस्तु निश्चित मूल्य पर बेचकर 20% का लाभ होता है। कोई वस्तु निश्चित मूल्य पर बेचकर 20% का लाभ होता है। यदि वस्तु को 8 रुपए और अधिक में बेचती तो उसे 30% का लाभ होता। या इसको ऐसे रीड करो, X रुपए का कोई सामान वो खरीद के लाई है, इसको 20% प्रॉफिट में बेची और 30% प्रॉफिट में बेची। 30% प्रॉफिट पे उसको 8 रुपया अधिक मिलता है। ऐसा भी तो रीड कर सकते हो, 8 रुपए अधिक में बेचेगी तो 30% का प्रॉफिट हुआ, या 30% प्रॉफिट पे बेची तो 8 रुपए क्या मिला उसको अधिक। तो X रुपए का सामान खरीद के लाई थी, 20% प्रॉफिट पे बेची तो सामान बिका कितने में, X का 120% में। सिंपल सी बात है, X रुपए में सामान खरीद के लाई थी, 20% प्रॉफिट पे बेची तो सामान बिका X का 120% पे। अगर ये 30% प्रॉफिट पे बेचेगी तो सामान बिकेगा X का 130% पे। और ये वाला जो अमाउंट मिल रहा है ये 8 रुपए क्या है, अधिक है। इसका मतलब दोनों विक्रय मूल्य का अंतर कितना, 8। तो 13x बटा 10 माइनस 12x बटा 10 बराबर कितना, 8। तो x बटा 10 बराबर 8। तो x बराबर कितना आ गया 80, मतलब सामान का क्रय मूल्य मिल गया 80। अब ऐसी ही 16 वस्तुओं का मूल्य ज्ञात करें। तो एक का 80 है तो 16 का कितना हो जाएगा, 16 इंटू 80, 16 8 128, कितना आ गया 1280। तो आपने बोला X रुपए में सामान वो खरीद के लाई, 20% प्रॉफिट पे बेची तो सामान बिका इतने में, 30% प्रॉफिट पे बेची तो सामान बिका इतने में। और ये वाला प्राइस जो है पुराने वाले से 8 रुपया अधिक है, मतलब ये 8 रुपया अधिक। ये अगर 20 है तो ये 28 होगा, ये 30 है तो ये 38 होगा, ये 50 है तो ये 58 होगा। तो दोनों का डिफरेंस कितना 8। तो यहां से X का वैल्यू कितना आ गया 80 आ गया। तो सामान का क्रय मूल्य 80 मिल गया। ऐसी ही 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 1280। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये अच्छा प्रश्न है। घातांक के नियम यहां पे अप्लाई होंगे। घातांक का नियम, सबसे इंपॉर्टेंट नियम क्या है घातांक का, आधार अगर समान दिखाई दे रहा है और बीच में क्या लगा है, गुणा लगा है, तो आधार समान है बीच में गुणा है तो घात क्या होगी, जुड़ेगी। तो मैं क्या करता हूं, आधार समान दिखाई दे रहा है तो घात को जोड़ दिया, 0.13 प्लस 0.07। अब नीचे दिक्कत क्या है, ये 7 है, ये 49 है, ये 343 है। तो आधार को समान करो। घातांक का सबसे बड़ा पॉइंट जो है वो आधार को समान करना है। तो आधार को समान करेंगे तो ये तो 7 ही रहेगा। 49 को मैं क्या लिखूंगा, 7 का पावर 2 पूरे का पावर 0.075। 343 को मैं लिखूंगा 7 का पावर 3 पूरे का पावर कितना 0.2। 49 को 7 का पावर 2 लिखा, 343 को 7 का पावर 3 लिखा। अब ये 243 का पावर कितना हो जाएगा देखिए, तो 0.13 में 0.07 को ऐड कर दीजिए। तो 7 और 3 10, 1 और 1 2, कितना आया 0.20। नीचे क्या आ रहा है देखिए, 7 का पावर 0.25, यहां पे 7 का पावर कितना आ जाएगा, पावर का पावर मल्टीप्लाई होगा, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14 और 1 15, 0.150 आ जाएगा। यहां पे 7 का पावर कितना आएगा 0.6। चूंकि आंसर में 3 है, ये देखिए ऑप्शन देखेंगे तो 3 है, कोई भी आंसर उठाइए 3 है 3 है 3 है, मतलब 243 को मेरे को ब्रेक करना है 3 का पावर में। तो 3 का पावर में कितना होगा 5, 3 का पावर 5 क्या होता है 243। इस प्रकार के डेटा आपको याद होने चाहिए। 3 त्रिका 9, त्रिका 27, त्रिका 81, त्रिका 243, पावर में कितना 0.20। अब आधार समान हो गया तो घात को जोड़ दीजिए। तो 7 का पावर 0.25 प्लस 0.15 प्लस 0.6। 15 के बाद 0 लिखे या ना लिखे एक ही बात है। तो ये कितना हो गया, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 0.20 में तो 20 पंचे 100, तो 3 का पावर में 1 बन जाएगा।
अब ये डेटा को जोड़ेंगे तो 0.25, 0.15, 0.4, 0.4 और 0.6, ये तो 1 बन गया। तो 3 का पावर 1 और 7 का पावर 1, तो कितना हो गया? 3/7। आसानी से आप आंसर निकाल लिए। 3/7 कहां है? 3/7 ये देखिए, ये है 3/7। तो आधार को आप समान करेंगे पहले, तो मैंने नीचे में आधार को समान किया, 7 को 7 छोड़ दिया, 49 को 7 का पावर 2 और 343 को 7 का पावर 3। ऊपर में आधार समान था, पहले घात को मैंने जोड़ दिया। इसके बाद 243 को 3 का पावर 5 लिखा, तो 5 का गुणा 0.20 में करूंगा। ये देखिए 5 का गुणा 0.20 में करूंगा तो 20×5 100, 2 अंक के बाद दशमलव, तो पावर में कितना हो गया? 1। इन पावर्स को जोड़ा तो कितना आया? 1। तो 3 का पावर 1/7 का पावर 1, मतलब 3/7 हो जाएगा आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए यहां पे क्या बोला है, ये कोई डायग्राम दिया हुआ है और बोल रहा है x डिग्री प्लस y डिग्री का मान क्या होगा। x डिग्री प्लस y डिग्री का मान क्या होगा, मतलब ये और ये कोण को जोड़ने पर क्या आएगा। क्या कर सकते हैं, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये वाला मान लीजिए कितना है? z है, मान लीजिए ये z है। ये कितना है? z। तो क्या आएगा? 40 प्लस x प्लस z बराबर कितना? 180। समीकरण नंबर 1 दे दो। ये अगर z है तो ये वाला कोण तो बता ही सकते हैं, कोणों का रैखिक युग्म किसी रेखा पर, उसके किसी बिंदु पर, उस रेखा के एक ही ओर बनने वाले सारे कोणों का योग 180 डिग्री होता है। समझ आ रहा है? तो ये रेखा है, ये देखिए ये रेखा है, इसके इस बिंदु पर उस रेखा के एक ही ओर जितने भी कोण बनेंगे उन सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये अगर z है तो ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस z हो जाएगा। सिंपल सी बात है। पूरा कितना होगा ये? तो ये पूरा होगा 180। तो अगर मैं z बोल दिया इसको तो ये कितना होगा? 180 माइनस z। तो ये वाले ट्राइंगल में लगा दो नियम, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। ये देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ये हो गए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना? 180 डिग्री। अब क्या करें, आपको चाहिए क्या? x डिग्री प्लस y डिग्री चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए x प्लस y चाहिए, तो यहां से z का वैल्यू निकाल के यहां पुट कर देता हूं। तो y प्लस 40 प्लस 180 माइनस z का वैल्यू क्या निकलेगा? देखो तो z का वैल्यू निकलेगा 180 माइनस 40 माइनस x बराबर कितना? 180। समीकरण नंबर 1 से मैं z का वैल्यू निकाला, तो z का वैल्यू क्या आएगा? 180 माइनस 40 माइनस x। तो z का वैल्यू पुट कर दिया 180 माइनस 40 माइनस x। चूंकि बाहर माइनस था इसीलिए मैंने ब्रैकेट लिखा है। इसको सिंप्लीफाई कर दो, 180 और 40 कितना हो जाएगा? 220। अब देखो बाहर माइनस है, 180 में 40 जाएगा तो 140 माइनस x बराबर 180। तो y प्लस 220, माइनस बाहर है तो अंदर वाला क्या हो जाएगा? प्लस। ये देखिए तो यहां से मिल गया आपको y प्लस x। ये देखो 220 में 140 जाएगा, कितना बचेगा? तो प्लस का 80 ही तो बचेगा, बराबर 180। तो यहां से y प्लस x 180 में से 80 जाएगा, कितना बचेगा? 100 बचेगा। तो आंसर कितना हो जाएगा? 100 डिग्री। केवल ये दो इक्वेशन लिख के आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था, तो आपने दिमाग क्या लगाया है? तो आपने दिमाग लगाया कि यहां पे जो z का वैल्यू है उसको हटाओ, तो z का वैल्यू यहां से क्या आएगा? देखिए 180 माइनस 40 माइनस x। ये देखिए तो मैंने पुट कर दिया 180 माइनस 40 माइनस x। अब यहां से 40 और 180 को जोड़ा 220 आया, 140 में 40 को घटाया तो 140 आया। चूंकि बाहर माइनस था तो ओपन किया तो ये प्लस हो गया। तो y प्लस x ये देखिए मिल चुका है। 220 में 140 जाएगा, कितना बचेगा? 80 बचेगा। अब 180 में ये 80 माइनस हो जाएगा राइट हैंड साइड जाके, तो y प्लस x या x प्लस y कितना मिल गया? 100 डिग्री मिल गया। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, बनना भी चाहिए आपसे। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो बोल क्या रहा है, देखिए गणित विज्ञान है, मतलब गणित जो है वो क्या है, किस प्रकार का विज्ञान है। तो पहला बोल रहा है स्थान का, दूसरा बोल रहा है संख्याओं का, तीसरा बोल रहा है गणनाओं का। तो संख्याओं का तो बिल्कुल है,
आप इसमें अलग अलग प्रकार की संख्याएं पढ़ते हैं। आप इसमें पढ़ते हैं वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, वास्तविक में परिमेय, अपरिमेय, परिमेय में पढ़ते हैं आप प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, बहुत सारी संख्याएं हैं, भाज्य, अभाज्य। तो संख्याओं का तो बिल्कुल है, गणनाओं का भी है, गणना करते हैं आप। जैसे मान लीजिए आपके पास बहुत सारी चेयर्स रखी हुई हैं, तो आप उसकी गणना तो कर रहे हैं, कितनी चेयर्स हैं। आप ब्याज की गणना करते हैं, आप समय की गणना करते हैं, समझ पा रहे हैं, आप औसत की गणना करते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं आप, गणना ही तो कर रहे हैं। तो संख्याओं का बिल्कुल है, गणनाओं का भी है। पहला ऑप्शन है स्थान का, स्थान का भी है, सीक्वेंस को बता रहे हैं आप, पहला स्थान पे ये है, दूसरे पे ये है, तीसरे पे ये है। इसका मतलब देखा जाए तो गणित जो है वो तीनों प्रकार का ही विज्ञान है, मतलब उपयुक्त सभी का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यहां पे बोल रहा है y का मान ज्ञात करना है। ये कुछ एंगल्स आपको दिए गए हैं, इसमें y का मान आपको ज्ञात करना है। तो देख पा रहे हैं y का मान कैसे निकलेगा, तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। तो ये वाला y है, तो आप बोल सकते हैं कि ये वाला एंगल भी क्या होगा, y। क्यों, शीर्षाभिमुख कोण होता है। शीर्षाभिमुख का मतलब क्या होता है, दो प्रतिच्छेदी रेखाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं उसके, ये देखिए अपोजिट में ऐसा बनता है, इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो ये वाला y है, तो ये भी क्या होगा, y। इसके बाद आप ये वाली रेखा को देखेंगे, तो ये वाली रेखा पर, उसके इस बिंदु पर, उस रेखा के एक ही साइड बनने वाले सारे कोणों का योग क्या होगा, 180 होगा। कोणों का रैखिक युग्म क्या बोलता है, किसी रेखा पर, उसके किसी बिंदु पर, उस रेखा के एक ही ओर बनने वाले सारे कोणों का योग 180 अंश होगा। मतलब आप बोल सकते हैं 5/4y प्लस y प्लस 3/2y, इन तीनों कोणों का योग क्या होगा, 180 डिग्री। सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम ले लीजिए, 4, 1 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, 4। 4 से 4 को डिवाइड किया, 1 आएगा, 1 का गुणा 5y में 5y हो गया। 1 से 4 को भाग दिया, 4 आएगा, 4 का गुणा y में क्या हो गया, 4y। 2 से भाग दिया 4 को, 2 आएगा, 2 का गुणा 3 में कितना हो गया, 6y बराबर 180 डिग्री। तो 5 4 9, 9 और 6 15, तो ये हो गया 15y/4 बराबर 180 डिग्री। तो यहां से y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 180 गुणा 4/15। 15 से काटेंगे, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, और 12 का गुणा 4 में करेंगे तो क्या बन जाएगा, 48 डिग्री। तो ऑप्शन बी देख सकते हैं, 48 डिग्री हो जाएगा। और भी बहुत सारे तरीके हैं बनाने के, बहुत सारे तरीके हैं बनाने के। सबसे आसान तरीका था इस कोण का शीर्षाभिमुख कोण, ये हो गया, दोनों बराबर होंगे, तो ये y है तो ये y। उसके बाद इस रेखा पर, उसके इस बिंदु पर, उस रेखा के एक ही साइड बनने वाले सारे कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो वहां से आप आसानी से निकाल सकते हैं y का मान। देखिए अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी की माध्यिका ज्ञात करें। तो आपको प्राप्तांक दिए हुए हैं, आपको प्राप्तांक दिए हुए हैं 24, 26, 30, 32, 40 और 45। आपको छात्रों की संख्या दी हुई है, छात्रों की संख्या मतलब फ्रीक्वेंसी, बारंबारता दे दिया है। कितना है, 24 नंबर लाने वाले 7 छात्र हैं, 26 नंबर लाने वाले 8 छात्र हैं, 30 नंबर लाने वाले 18 हैं, 32 नंबर लाने वाले 9 छात्र हैं, 40 नंबर लाने वाले 5 हैं और 45 नंबर लाने वाले 3 छात्र हैं। तो आपको बताना है यहां पे माध्यिका, समझेंगे, आपको यहां पे माध्यिका बताना है। तो माध्यिका कैसे बताएंगे आप, अगर देखा जाए तो टोटल पद कितने हैं वही होगा सिग्मा एफ या एन। तो टोटल पद कितने हैं, 7 और 8 15, 15 और 18 कितना हो जाएगा, तो 15 और 18 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 और 18 को जोड़ेंगे तो आप देख सकते हैं कितना हो जाएगा, ये 33 हो जाएगा। 33 और 9 कितना हो जाएगा, तो 33 और 9 हो जाएगा 42, 42 और 5 47, 47 और 3 50। मतलब पदों की संख्या कितनी है, 50। पदों की संख्या कितनी है, यहां पे 50 है, 50 पद हैं। सिग्मा एफ जो होगा वही तो होगी पदों की संख्या। तो 24 नंबर लाने वाले 7 लोग हैं, 26 नंबर लाने वाले 8 लोग, 30 नंबर लाने वाले 18 लोग, 32 नंबर लाने वाले 9 लोग, 40 नंबर लाने वाले 5 लोग, 45 नंबर लाने वाले 3 लोग।
मतलब पदों की संख्या कितनी है? 50 है, 50 पद है, पदों की संख्या 50 है, तो 50 अगर पद है तो मध्य वाला पद माध्यिका होता है। अगर पदों की संख्या 50 है तो मध्य वाला पद माध्यिका होता है। तो 50 पद हैं तो मध्य में कौन कौन सा पद आएगा? तो 25वां पद आएगा और कौन सा पद आएगा? 26वां। इन दोनों पदों को जोड़ के डिवाइड बाई 2 करेंगे, वही क्या होगा? माध्यिका। अगर पदों की संख्या 50 है तो मध्य में कौन कौन से नंबर का पद आएगा? 25वां पद आएगा और 26वां पद आएगा। दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2 करूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा? मेरे को माध्यिका मिल जाएगा। अब दिक्कत यह हो रहा है कि 25वां पद और 26वां पद कैसे निकालूं मैं? 25वां पद और 26वां पद कैसे निकालूं? तो 25वां पद और 26वां पद निकालने के लिए आप लिखते क्या है? संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता। देखिए संचयी बारंबारता मतलब ये 7, 8 और 7 15, 15 और 18 33, 33 और 9 42, 42 और 5 47, 47 और 3 50। संचयी बारंबारता क्या बता रहा है कि शुरू के 7 पद क्या है? 24, उसके बाद लगातार 8 पद मतलब 15 पदों तक क्या है? 26, 15 पदों के बाद लगातार 18 पद मतलब 33 पदों तक क्या है? 30। इस प्रकार से मेरे को 25वां पद और 26वां पद चाहिए, तो कैसे बताऊंगा मैं? तो 15 पदों के बाद लगातार 18 पद, लगातार 18 पद, 16वां 17वां 18वां 19वां 20वां 21वां 22वां 23वां 24वां 25वां 26वां, ऐसे करते हुए 33 पदों तक क्या आएगा? 30 ही आएगा। मतलब 25वां पद भी क्या होगा? 30 और 26वां पद भी क्या होगा? 30। दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, आपको मिल गया माध्यिका कितना? 30। तो आंसर देख सकते हैं माध्यिका क्या आ जाएगा? 30। तो माध्यिका क्या होता है? पदों को आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में जमाने के बाद जो मध्य पद होता है उसी को माध्यिका बोलते हैं। तो यहां पे मध्य पद 25वां आएगा और 26वां। तो 25वां पद क्या है? 30 और 26वां पद भी क्या है? 30। दोनों को जोड़ के 2 से भाग दिया तो माध्यिका कितना मिल गया? मेरे को 30 मिल गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 10 संख्याओं का औसत 30 है। बोल क्या रहा है? देखिए 10 संख्याएं हैं, इनका औसत 30 है। बाद में पता चलता है कि उनमें से 2 संख्याएं 15 और 23 के स्थान पर गलती से 51 और 32 लिख दी गई थी। तो सही औसत बताइए क्या है? तो 10 संख्याओं का औसत 30 है, तो आप क्या बता देंगे कि सर 10 संख्याओं का औसत 30 है तो 10 संख्याओं का योग हो जाएगा 300। ये देखिए इस प्रकार से 10 संख्याएं हैं जिनको जोड़ने पर क्या आएगा? 300 आएगा। अब मैं बोला उनमें से 2 संख्याएं 15 और 23 के स्थान पर गलती से 51 और 32 लिख दिया गया। मतलब देखा जाए तो 2 संख्याएं होनी चाहिए थी 15 और 23, लेकिन जब औसत निकाल रहे थे तो उन 10 संख्याओं में 15 और 23 के स्थान पर गलती से क्या लिख दिया? 51 और 32। तो मतलब इन दोनों को क्या करना है? निकालना है और इसके प्लेस पे क्या लेके आना है? 15 और 23 को लेकर आना है। तो मैं क्या करूंगा? नया योग निकालूंगा। नया योग कैसे निकालूंगा? 300 में क्या करूंगा मैं? 51 और 32 को निकाल दूंगा और 51 और 32 के प्लेस पे क्या लेके आऊंगा? 15 और 23 को मैं लेके आऊंगा। तो 300 में से क्या माइनस कर दिया? 83, और क्या लेके आ गया मैं? देखिए 38 ले आया। तो 300 में 83 माइनस किया मतलब 217, 217 और 38 कितना हो जाएगा? 255 हो जाएगा। मतलब नया योग 255। अब नया योग हो गया 255, तो औसत कितना हो जाएगा? संख्याएं तो 10 ही हैं तो औसत हो जाएगा 25.5। नया योग अगर 255 है तो औसत क्या हो जाएगा? 25.5, क्योंकि संख्याएं 10 की 10 हैं। 10 संख्याओं का औसत 30 था तो मैंने 10 संख्याओं का योग बोल दिया 300। अब मैंने बोला इन 10 संख्याओं में 2 संख्या 15 और 23 होनी चाहिए थी, जिनको गलती से 51 और 32 लिख दिया। तो 51 और 32 को निकाल दो, 15 और 23 को ले आओ। तो नया योग 255, नया योग 255, तो औसत कितना? 25.5। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। 1 मीटर, 6 मीटर तथा 8 मीटर किनारे वाले 3 घन पिघलाकर एक घन में परिवर्तित किए गए हैं, तो उस नए घन की सतह का क्षेत्रफल कितना होगा? तो सिंपल सी बात है, 3 घन हैं, समझेंगे 3 घन हैं। ये मैं केवल रफ आपको समझा रहा हूं।
कि 3 घन हैं, इनको पिघलाकर, ये देखिए इनको पिघलाकर क्या किया गया है, एक बड़ा घन बनाया गया है। इनको पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया है। तो जब मैं 3 घनों को पिघलाऊंगा तो इससे जो मटेरियल मेरे को मिलेगा, उस मटेरियल से मैं क्या कर रहा हूं, बड़ा वाला घन बना रहा हूं। इसका मतलब इन तीनों घनों के आयतनों का जो योगफल होगा वो इस बड़े वाले घन के आयतन के बराबर होगा। इसका आयतन मतलब इसमें जितना मटेरियल यूज हुआ है, इसका आयतन मतलब इसमें जितना मटेरियल यूज हुआ है, और इसका आयतन मतलब इसमें कितना मटेरियल यूज हुआ है। इन तीनों को पिघला दिया, मतलब मेरे पास जो मटेरियल मिला उस मटेरियल से मैंने ये वाला घन बनाया। इसका मतलब इन तीनों घनों के आयतनों का योग इस बड़े वाले घन के आयतन के बराबर होगा। तो पहले वाले घन का आयतन क्या होगा, 1 का क्यूब। घन का आयतन पता है, भुजा का क्यूब होता है। दूसरे वाले का आयतन प्लस तीसरे वाले का आयतन, और बड़े घन की भुजा मान लो a है, तो आयतन कितना हो गया, a का क्यूब। कितना हो गया देखिए, 1 प्लस 216, ये कितना हो जाएगा, 8 का क्यूब 512 इक्वल टू a का क्यूब। कितना आ जाएगा, 2 और 6 8, 8 और 1 9, 1 और 1 2, 5 और 2 7, तो a का क्यूब बराबर 729। तो a बराबर घन मूल 729, और 729 का घन मूल 9 होता है। मतलब आपको मिल गया, ये जो बड़ा वाला घन है इसकी भुजा कितनी है, 9। इसकी भुजा है 9 मीटर की। भुजा अगर 9 है तो सतह का क्षेत्रफल, और सतह का क्षेत्रफल क्या होगा, 6 इंटू भुजा का वर्ग। 6 इंटू भुजा का वर्ग मतलब 6 इंटू 9 का वर्ग, तो 6 इंटू कितना 81, तो 6 अठे 48, 486 हो जाएगा। ऑप्शन सी देख सकते हैं आप। समझ पा रहे हैं बात को। क्या होता है, अगर मैं बात करूं सतह का क्षेत्रफल, अगर आप घन बनाएंगे, घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होती है, इसीलिए मैं उसको भुजा बोल देता हूं। ये देखिए घन, तो घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर है। सतह का क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल, तो ऐसी ऐसी कितनी सतहें बनेंगी, 6। एक सामने एक उसके पीछे, एक इधर पे एक इसके पीछे, एक ऊपर में एक इसके नीचे। एक का क्षेत्रफल होगा a स्क्वायर, तो 6 का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 6a स्क्वायर। तो a का वैल्यू मिल गया है, तो 6a स्क्वायर कितना हो जाएगा, 486। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। एक गांव की जनसंख्या 7960 है, जिसमें 4660 महिलाएं हैं। यदि उस गांव में 60% साक्षर हैं, जिसमें महिलाएं 70% साक्षर हैं, तो शिक्षित पुरुषों की संख्या कितनी है। तो ये प्रश्न आप लोग कर लीजिएगा। बोल क्या रहा है, गांव की जनसंख्या इतनी है जिसमें महिलाएं इतनी हैं। यदि उस गांव में 60% साक्षर हैं, जिसमें महिलाएं 70% साक्षर हैं, तो शिक्षित पुरुषों की संख्या। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप लोग करेंगे और आंसर कमेंट करेंगे। चलिए तो इसका आप लोग कमेंट करके आंसर बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणित विषय के शिक्षण में सहसंबंध आवश्यक है। सहसंबंध मतलब कि आप आपस में क्या कर रहे हैं, संबंध बना रहे हैं बच्चों के साथ। अगर आप गणित पढ़ा रहे हैं तो बच्चों के साथ संबंध बना रहे हैं, अच्छा संबंध बना रहे हैं आप। तो वो संबंध आवश्यक क्यों है, विषयों को रोचक बनाना, विषय सरल बनाया जा सकता है, व्यवहारिकता की ओर बढ़ते हैं आप। ठीक, ये व्यवहारिकता की ओर बढ़ते हैं। तो अगर आप सहसंबंध बना रहे हैं बच्चों के साथ, बच्चों को पढ़ाते समय, जिससे आप विषय को क्या कर सकते हैं, रोचक बना सकते हैं, इंटरेस्टिंग बना सकते हैं विषय को। अगर आप बच्चों से अच्छा रिलेशन रखते हैं तो आप उस विषय को रोचक बना सकते हैं, तो बिल्कुल ये हो जाएगा। विषय सरल बनाया जा सकता है, मतलब आप उस विषय को और आसान तरीके से बच्चों को कन्वे कर सकते हैं, समझा सकते हैं। व्यवहारिकता की ओर बढ़ते हैं, मतलब जो रियल लाइफ के एग्जांपल्स हैं आप वो दे सकते हैं बच्चों को पढ़ाते समय। तो ये तीनों ही सही है, मतलब आंसर हो जाएगा आपका, ये तीनों सही है, मतलब ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर गणित विषय के शिक्षण में सहसंबंध आवश्यक है, क्योंकि आप देख सकते हैं विषय को रोचक बना पाएंगे, विषय को सरल बना पाएंगे और व्यवहारिकता की ओर बढ़ेंगे। मतलब आप एक रियल लाइफ के एग्जांपल्स के साथ में मैथ्स को, गणित को आसान बना सकते हैं। तो इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं, थोड़ा समय का कमी है, समय मैंने बहुत ले लिया है तो समय का कमी है।
तो इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं। कुछ प्रश्न और बच गए थे, ये देखिए कुछ प्रश्न और थे। आप चाहें तो इन प्रश्नों को बना सकते हैं। ये देखिए 30 प्रश्न मैंने पूरे लिए थे, तो मैं आपको एक बार क्वेश्चंस दिखा देता हूं। अगर आप बना पाए तो अच्छी बात है। ये देखिए स्क्रीनशॉट लेके आप प्रश्नों को बना सकते हैं। कुछ और अच्छे प्रश्न बचे हुए थे, उनको भी कराना था, मैं करा नहीं पाया हूं। तो इन प्रश्नों को आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ये देखिए कुछ प्रश्न बच गए हैं। चलिए, तो समय का कमी है तो यहीं पे रोकते हैं लेक्चर को। बहुत सारे क्वेश्चंस आपने देखे हैं, तो कम समय बचा है, अच्छी से कूल रहिए, ज्यादा चिंता मत करिए, अच्छा ही पेपर जाएगा अगर आपने मेहनत किया है। तो उड़ान परिवार की ओर से सभी अभ्यर्थियों को, जो भी सीजी टेट के एग्जाम में शामिल हो रहे हैं, सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। अच्छा पेपर जाएगा, चिंता बिल्कुल मत करिए। अभी जो 2 दिन बचा है, आराम से जो भी मन करता है वो पढ़ के जाइए, ज्यादा आपको लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, तो मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।